40 का चुनाव एनडीटीवी पर लगातार महाकवरेज जारी है। बात कर रहे हैं हम दो प्रदेशों की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां एमपी की 29 सीटें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें। राजनीतिक मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम चर्चा करें एक बार फिर। चलिए पैनल के पास चलते हैं। इससे पहले धनंजय जी ने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए बताया कि किस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां तो कई हैं और दोनों बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपसे अब मैं एक चीज ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह के चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के सामने हैं, आप भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बूते आगे बढ़ रहे हैं और मिशन 400 प्लस की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कई पार्टियां, में कांग्रेस नहीं, दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो भी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से आप धार्मिक एंगल लेते हैं, राम मंदिर का मसला उठाते हैं, इस तरह से सांप्रदायिक माहौल की बात करते हैं, इस तरह से आप कहीं ना कहीं वोटर्स को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो आने वाले वक्त के लिए, देश के लिए बेहतर नहीं होगा। ये आरोप विपक्षी पार्टियां आप पर लगाती हैं। देखिए ये तो शुरू से ही कहा जाता है कि जब हिंदू महासभा गठित हुई, फिर जनसंघ गठित हुई, तो हिंदू महासभा का तो गठन ही हुआ था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने बैठकर एक टेबल पर बैठकर भारत और पाकिस्तान का निर्माण कराया। वहां के लोगों से पूछा नहीं गया, एक वोटिंग हुई जिसमें कुछ तो ये जो इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ये तो हम तो कोई चुनाव को देखकर नहीं कहते, हम तो हमेशा से कहते हैं ये हमारा कोई एजेंडा। राम मंदिर को लेके हमारी जो मध्य प्रदेश की संयुक्त सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। कारण क्या कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं। वही कांग्रेस अभी प्रजातंत्र की भाई देती है, वही कांग्रेस अभी कहते हैं कि राम मंदिर के लिए भाजपा ने नहीं किया, हम तो ये तो अदालत का मामला है। तो कोई नैरेटिव ऐसा है हिंदू मुस्लिम हम सेट नहीं करते। हाँ, राहुल गांधी जरूर अभी मोहब्बत की दुकान के नाम पर कभी कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को कुछ नहीं मिला, वायनाड में जाकर कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है भारत में। तो इस प्रकार की अगर जातिगत सर्वेक्षण की बात करना और धार्मिक ध्रुवीकरण की, ये तो कांग्रेस करती है। सिखों का नरसंहार किया 1984 में कांग्रेस पार्टी। तो ये देखिए, ये आरोप लगाना बहुत गलत बात है और कोई ऐसी हम दुर्भावना नहीं करते हैं। हम तो देखिए विकास करते हैं, हम देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हम 45,000 करोड़ रुपए तरुण रोजगार, तरुण शिशु के नाम से, स्वरोजगार के नाम पे छोटे छोटे दुकानदारों को, निर्माण उद्योगों को दे रहे हैं। तो उसके बलबूते पे हमारी सरकारें राज्य में भी बन रही है, केंद्र में भी बन रही है। अगर ये नैरेटिव रहता, हर नैरेटिव का एक एज होता है, एक समय सीमा रहती है। कोई नैरेटिव अगर होता है 1 साल 2 साल उन्माद रहता है, लेकिन लगातार जैसे हम जश्न हासिल कर रहे हैं, और हम तो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ, जहां सनातन का विरोध होगा, जहां राम मंदिर बनने के रोड़े अटकाए जाएंगे, आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, हम उसके लिए काम करेंगे। कोई हमारा छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। ये तो हम राम मंदिर के लिए हम काम कर रहे थे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। राजीव जी, आप इस पर अपना स्टैंड रख रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो विपक्षी पार्टी खड़ा करती है, मैं अभय जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हमने देखा भी है जिस तरह से एक बाढ़ सी आ गई है, कांग्रेस लगातार जिस तरह खाली हो रही है, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आ रहे हैं और आप गमछा उड़ाकर उनका स्वागत भी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के ही किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता को अभी बीते दिनों सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि आपको अपनी पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए। बीजेपी का नाम जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम आपको बीसीपी कर लेना चाहिए, भारतीय कांग्रेस युक्त पार्टी, क्योंकि आप जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनकी पूर्व में तो विचारधारा कांग्रेस से रही ही है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के नाम से ही विदित है भारतीय जनता पार्टी। ये भारत की पार्टी है, भारतीय पार्टी है। भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक इस पार्टी में शामिल हो सकता है। कल तक बहुमत में कांग्रेस आती थी तो यहीं की जो जनमानस था, जो वोटर था, वो उन्हें वोट करता था। आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है आज केंद्र में सत्ता में है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस इसलिए भी कर रही है क्योंकि कांग्रेस में बैठे कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि बीजेपी में जो कहती है वो भाजपा की कथनी और करनी एक है, उन्होंने कहा हम 370 हटाएंगे, हटाई। उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। तो वहां बैठे जो कार्यकर्ता हैं, जब इन्होंने राम मंदिर का जो है आमंत्रण ठुकराया, तो वहां बैठे कार्यकर्ताओं की आत्मा कचोट रही है। वो वहां से भगना चाह रहे हैं, वो अपने आप को वहां जो है घुटन महसूस कर रहे हैं। तो वो सारे लोग
भारतीय जनता पार्टी में अनुकूलता देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपनी जो है उनका जो विचारधारा है वो विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में स्वयं से आ रहे हैं, वो स्वयं प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, बिना शर्त के आ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरे होने की गारंटी है, जो वो कहते हैं वो करके देते हैं। आज देश गुलामी की मानसिकता से उबर रहा है विकसित भारत की ओर। आज हमारी चाहे जो आप पूरे विश्व में आप कल्पना कर लें तो हमारा नेतृत्व जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है मोदी जी के रूप में। आज जो है देश जो है वहां से कितने उदाहरण हैं कि हमारे बच्चों को आने देते हैं, युद्ध रोक लेते हैं यूक्रेन वाले। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है जिसको पूरी जनमानस देख रहा है। जब जनमानस देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे सशक्त नेतृत्व बीजेपी के पास है और वो जो कहते हैं वो धरातल पर करते हैं, उससे प्रेरित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। वो भी भारत के नागरिक हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में उन सभी का स्वागत है। चलिए धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? एक सबसे बड़ा चैलेंज क्योंकि यही है, अभी विधानसभा चुनाव के बाद अलग अलग प्रदेशों में हम देख रहे हैं, चाहे मैं ऊपर महाराष्ट्र की बात करूं, इधर मध्य प्रदेश की बात करूं, आपके छत्तीसगढ़ में भी हम बात करें, अलग अलग राज्यों में आपकी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि आप अपना कुनबा कैसे बचाएंगे। आपकी पार्टी के जो नेता, जो कार्यकर्ता छोड़ पार्टी जा रहे हैं, ऐसे में तो फिर पार्टी में कोई बचेगा ही नहीं। युवा नेतृत्व जरूर आपके पास है, लेकिन जो अनुभवी नेता छोड़ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो पहुंचा रहा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे ना, वो अजय प्रताप सिंह जी इस्तीफा दे दिए। उसके पहले केदारनाथ शुक्ला जी इस्तीफा दे दिए। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट मिलने के बाद कुछ और राज्यों के जो नेता हैं भाजपा के, वो टिकट वापस करके नरेंद्र मोदी जी को बार बार टाटा बोल दिया और कह दिया कि आपके चेहरा पे हमको भरोसा नहीं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। इससे एक बात समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो भाजपा के जो नेता है और कार्यकर्ता है, शायद उनमें नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को या भाजपा के नेता को नेतृत्व करने की क्षमता नजर नहीं आती होगी। इसलिए दूसरी तरफ जो नेता आते हैं उनके टिकट भी बांटते हैं, मुख्यमंत्री के दायित्व भी देते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं। पहली बात। तीसरी बात, आप देखेंगे चुनाव के दौरान बहुत सारे घटनाक्रम होता है जो अप्रत्याशित रहता है। और बीते 10 साल से हम देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, आईटी जो विपक्षी दल के नेताओं पर जाके पहले छापा मार कार्रवाई करती है, उसको पहले जाल में फंसाती है, उसके बाद जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर है और वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल जाते हैं। तो ये देश और दुनिया तो चीजों को देख रही है ना। कोई भी व्यक्ति सुरक्षा से भाजपा में नहीं जा रहे, बल्कि अब तो लोग भाजपा छोड़ के भाग रहे हैं। अभी मैं 2-3 नाम तो आपके सामने गिना दिया हूं। और भाजपा के पास ये भी स्पष्ट हो गया कि ना तो नेतृत्व करने की क्षमता इनके कार्यकर्ताओं नेताओं में नहीं है, ऐसा ही कि राष्ट्रीय मानते हैं, इसे दूसरे के दाव को देते हैं। और कांग्रेस मजबूत है। आज भी आप देखें, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी सरकार के नाकामियों के खिलाफ इस देश के किसान और नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो स्पष्ट है मजबूत कौन है। राहुल गांधी जी इस देश में आम लोगों की आवाज बनकर आवाज उठा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर भाजपा के सारे नेता और मोदी सरकार के मंत्री, साथ में उनके अनुसांगिक संगठन के लोग क्या करते हैं, राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं ना। तो नेता कौन हुआ? राहुल गांधी जी हुआ। मजबूत कौन हुआ? कांग्रेस पार्टी हुआ। कांग्रेस पार्टी सच बोलती है, कार्यकर्ता सच उठा रहे तो ही तो आ रहे हैं ना। नहीं तो इनको जरूरत पड़ती क्या ट्रोल करने की? आप अपने बातों को रखते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। और आप देखेंगे अभी तो आचार संहिता लगा है ना, कुछ दिन रुक जाइए और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए कतार लगा कर रखे हुए हैं, आचार संहिता का इंतजार कर रहे थे। अच्छा धनंजय जी, लिस्ट कब जारी कर रहे हैं बचे हुए उम्मीदवारों की? क्योंकि मध्य प्रदेश की भी अभी कई सीटें बची हुई है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, छत्तीसगढ़ में भी 5 सीटें बची है। तो बहुत जी लेकिन बीजेपी कह रही कि साहब 2 लिस्ट जैसे आपने जारी करी है, 2 लिस्ट हमने भी जारी करी है, लेकिन हमारी 2 लिस्ट में कुल जो नाम है उसके आधे भी आप 2 लिस्ट में नहीं दे पाए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सांसद हैं। कुछ लोग शायद दिवंगत हो गए हैं,
उनको छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में 303 लोगों की उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाती। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम तो 54 सीट में है, हमने पहली बार 39 सीटों में प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद फिर प्रत्याशी घोषित किया, और प्रत्याशी घोषित करने के हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। अरे हम पे सवाल उठाने के पहले आप इस बात के जनता को जवाब दो कि आपने 40 सिटिंग सांसदों का टिकट क्यों काटा, जो भी सूची आपने जारी किया है। आपके पास 303 सांसद है, फिर भी आप एक पहली सूची में पूरा नाम जारी नहीं कर पाते, हमसे सवाल पूछते हैं। आप अपना पार्टी देखो भाई, आपके नेता क्यों जारी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, दूसरे दल से जो लोग आ रहे हैं उसको आप टिकट दे रहे हो, तो आपके पास तो कुछ है नहीं ना। हम तो अपनी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। एक और मेरा सप्लीमेंट सवाल है जो मुझे याद आ रहा है, ये भी जरा बता दीजिए, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता से इस पर सवाल पूछूंगा। क्या ये बात सही है, क्योंकि खबरें आई थी लिस्ट जारी होने के पहले कि भूपेश बघेल कह चुके थे कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उन्हें कहते हैं चुनाव लड़ने को तो वो कहेंगे। क्या भूपेश बघेल खुशी खुशी राजनांदगांव से लड़ रहे हैं चुनाव, या पार्टी हाईकमान का फैसला है, इसलिए उनके प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, उनके कद को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने उन्हें राजनांदगांव से उतारा है? क्या बात सही है? एक बात बताइए, क्या संतोष पांडे जी हो, चाहे विजय पांडे जी या अमित शाह जी को ले लीजिए, क्या वो पार्टी के बिना अनुमति से चुनाव लड़ सकते हैं? क्या नहीं लड़ेंगे ना। हर दल का अपने संगठन के प्रति निष्ठा होता है, भाव होता है। मैं भी कह रहा हूँ, अगर संगठन मुझे डायरेक्ट देता मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो ये तो स्पष्ट है ना भाई। मुझे पता है कि अमित शाह जी या अन्य जो नेता भाजपा के हैं, अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देगी तो जाओ चुनाव लड़ लेंगे क्या? तो सामान्य बात है। भूपेश बघेल जी को जब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, भूपेश बघेल जी राजनांदगांव लोकसभा सीट में आज जनता के बीच में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय चेहरा है, काका के नाम से उनको जाना जाता है, तो पार्टी टिकट दिया और चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभय जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के पहले भी कई प्रवक्ता मेहमान ये आरोप लगाते आए हैं, आपने जो 2 लिस्टें जारी करी हैं अलग अलग राज्यों के अपने उम्मीदवारों की, मोस्टली कई जगह हमने देखा है जहां आपने अपने वर्तमान सांसदों का टिकट काटा है। इस पर कांग्रेस यही आरोप लगाती है कि साहब आप इस पर तो जवाब दीजिए, आप हमारे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी सिटिंग एमपीज के टिकट काटने को? देखिए, ये पार्टी की सतत प्रक्रिया है, नए कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाता है, तो कुछ लोगों को जो पुराने रहते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है और उनको दूसरी जगह, जैसे मध्य प्रदेश में ही है तो 5 सांसदों को विधानसभा के चुनाव लड़ाए गए, वो अभी वर्तमान सरकार में मंत्री भी है। तो इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी में नए नए कार्यकर्ताओं को अवसर देने का एक प्रक्रिया है जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। और यह तभी संभव है जब हमारे पास ऐसे मतलब ताकतवर कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में दूसरे भी उपलब्ध हैं। ये हर कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है कि अपना कैंडिडेट बदल सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता उनके पास हैं, इसलिए वो बार बार उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए नए कार्यकर्ताओं को अवसर देता है। तो क्या प्रधानमंत्री तौर पर ये चुनाव जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों पर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियों पर है, इसलिए जब हमारे नए नए जो कार्यकर्ता है उन्हें माननीय मोदी जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिलता है, वो जब दिल्ली में संसद में जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश का भी नया नेतृत्व उभरता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में यह नेतृत्व को उभारने का भी एक प्रक्रिया है। इसलिए कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है, जो परिवार आ जाता है वो कब्जा करके रह जाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं को निरंतर अवसर मिलता है। ठीक है, अभय जी ने मेरे वहम को ही दूर कर दिया, जो बात मैं सोच रहा था उस पे अभय जी ने मुहर लगा दी है। धनंजय जी, विधानसभा में तो क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश की सरकार को देखा जाता है कि साहब कैसा काम कर रहे हो आप, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम अगर किसी प्रत्याशी को, सिटिंग एमपी को हटाते हैं या नया रखते भी हैं तो वो एक सतत प्रक्रिया, और हमारा तो सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा और केंद्र सरकार की योजनाओं का 10 साल का कामकाज ही वोट मांगने का एक जरिया है। बाद में ले दे के बात यही आ जाती है कि बीजेपी, मोदी और मोदी की गारंटी। कांग्रेस के पास ऐसा ठोस कोई चेहरा या कोई ठोस ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके बूते 2024 के चुनाव में बड़ी दमदारी से वो आगे लड़ते हुए जाए। एक बात बताइए मुझे, मैं ना 2014 से स्टार्ट करता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को गुमराह करके चुनाव लड़ने का काम किया कि 15-15 लाख रुपए उनके खाता में आ जाएगा, उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलेगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और ढेर सारे 30 रुपए 35 लीटर पेट्रोल डीजल मिलेंगे। तो इसे मोदी का चेहरा कहाँ आ गया? 2019 के चुनाव में आ जाइए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हम सबके पूजनीय है, हम सबके भावनाएं जिनसे जुड़ी हुए,
उनके नाम से ये वोट मांगे थे, और हमारे जो जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके नाम से वोट मांगे थे। उस दौरान भी मोदी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। और अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, मोदी के चेहरे पे अगर चुनाव लड़ने की बात करते हैं ना, तो क्या इनको अपने 40 सांसदों पर भरोसा नहीं था जिनके टिकट इन्होंने काटा है? यही तो स्पष्ट हो जाता है कि ना तो एक बात मोदी जी का चेहरा चल रहा है, ना इनके सांसदों के जनता भरोसा कर रही है। अभी साथी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे थे कि हम एमएलए सांसदों को विधायक बनाए। अरे भाई, आपने तो डिमोशन कर दिया। अगर आप सांसदों को विधायक बनाए तो आपके पास विधायक के लायक प्रत्याशी ही था, कल आप उनको पार्षद भी बना सकते हैं। सर, ये आपका पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इस देश को लेकर ना तो कोई विजन है, ना कोई प्रोग्राम है। और जो मोदी का चेहरा के गुणगान कर रहे हैं ना, मैं तो 2 उदाहरण आपको बता दिया। इसे बता दो कि ये राम जी के नाम से वोट मांगे थे कि मोदी जी के नाम से वोट मांगे थे? किलर ये चुनाव में शहीद थे, उस शहादत के नाम से वोट मांगे थे कि मोदी जी के चेहरा के नाम से क्लियर हो जाएगा? और आज भी हम कह रहे हैं, हमने अपना विजन क्लियर कर दिया है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम यहाँ के महिलाओं को, जो लगभग 49 करोड़ के आसपास महिला मतदाता है, हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे, यानी कि 8,500 के करीब महीना देंगे। हमने किसानों को प्रॉमिस किया है, हमारी सरकार की तो एमएसपी की गारंटी और कानून जो किसान मांग रहे हम देंगे। हमने वादा किया है कर्ज मुक्ति के लिए आयोग बनाएंगे। हमने युवाओं से वादा किया है कि जो 30 लाख सरकारी खाली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, साथ में उस सरकारी भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये हमारा विजन है। इनके पास क्या है? ये जिनके चेहरे बात करते हैं उस चेहरे भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन एक बात मुझे जो याद आती है धनंजय जी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव मैंने भी कवर किए हैं 10 साल पहले, और मुझे अच्छे से याद है उस वक्त भले ही मोदी का इतना स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी ने चेहरा आगे ना रखा हो, लेकिन राम मंदिर का मसला, ट्रिपल तलाक का जिक्र उस वक्त होता था, और वो 10 सालों में अब बीजेपी ने कर भी दिखाया है। मोदी के चेहरे में कब चुनाव लड़े? मैं तो चैलेंज करता हूं साथी प्रवक्ता। ठीक है अभय जी, एक तो ये 15 लाख हर अकाउंट में आने का मसला, ये आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है। 10 साल बाद भी कांग्रेस या विपक्षी मेहमान ये आरोप लगाते हैं कि ये 15 लाख वाला मसला क्या है। मैं जितना जानता हूं, शायद पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है, स्विस बैंकों में इतना पैसा रखा है देश के भ्रष्टाचारियों का, कि अगर वो भारत आ जाए तो हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे, दे देंगे। शायद ऐसा मेरे कोई संज्ञान में नहीं, अगर हो तो बताइएगा। राजीव जी, ये 15 लाख वाला मसला क्या है जो 10 साल से पीछा ही नहीं छोड़ता है आपका? देखिए, 15 लाख वाला जैसा आपने कहा है, निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने इनके द्वारा देश चुराए गए देश के धन को का हिसाब दिया था कि अगर हम उसका हिसाब करें तो 15-15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में पैसा आएगा। इतना पैसा इन्होंने देश का गोलमाल किया है। लेकिन हम दे देंगे ऐसा कुछ बोला था क्या मोदी ने? माननीय मोदी जी को ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी ने क्या अभय जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या किया है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों को लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिए हैं, 5 लाख तक का आयुष्मान भारत में इलाज दिया है, फ्री दिया है, जिसका आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कितना उसका जो है बजट है। उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है गरीब परिवारों को जो है, जो ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचते थे, उन्होंने फ्री में गैस कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने देश को एम्स दिए हैं, यानी पैरेलल हो गया। ये बयान तो नहीं दिया, लेकिन उसका काम जरूर मोदी ने कर लिया है। राजीव जी, काल में इस संकट, वैश्विक संकट में धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो कोरोना की जो भारतीय जनता पार्टी की दवाई बनी है, वो स्वदेशी दवाई यहाँ देश में बनी है। अभय जी ठीक है, मैं समझ गया। धनंजय जी से मैं ले लेता हूं। स्वदेशी बन रहा है। तो अभय जी, भारतीय जनता पार्टी देश को सशक्त किया है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जैसे कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो पैसा चुराया है उनको विदेश से लाके देश में 15-15 लाख देंगे, लाए नहीं ना। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठा प्रोपेगेंडा किया था वो पर्दाफाश हो गया ना, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगाते रहे, तो कभी आज तक कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। मोदी जी ने आज देश को बताया था कि बाहर जो है इनने इतनी बड़ी चोरी कर रखी है कांग्रेस ने, एक करके बोले, नागरिक को भेजी जाए तो 15 लाख के साथ माननीय मोदी जी ने उसके बाद चर्चा के बाद विधिवत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी को अपना एक अभय जी मैं मौका दूंगा आपको। अभय जी सुन लीजिए अभय जी, मौका दूंगा मैं आपको।
देश की जनता ने उन्हें 2014 में भी चुना, 2019 में भी उससे बड़े बहुमत से चुना, अब 2024 में और उससे बड़े बहुमत से चुनने जा रही है। इसे कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप न लगाए। और मोदी जी आज जब वो कहते हैं कि अब की बार 400 पार जनता के बीच से जो आवाज आ रही है वो मोदी जी के अभय जी कामों की ऐसे बदौलत आ कुछ रही समझ है। नहीं आएगा, मोदी कुछ जी के दोनों द्वारा आप एक साथ कहेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, बारी बारी से मैं दोनों को मौका दे रहा हूं। ठीक है धनंजय जी, पहले आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं अभय जी से इस पर जवाब लूंगा। अभय जी ये कह रहे हैं कि आप गंभीर इस तरह के आरोप ना लगाएं, उनका कहना है मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। अभय जी ने कहा है, मैं कहा स्वीकार किया तो 15-15 लाख रुपए के लिए मोदी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस की सरकारों ने जो पैसा चोरी करके विदेश में जमा किया उसको ला के 15-15 लाख रुपए जमा कराया जाएगा या दिया जाएगा, ये जाएगा। लेकिन जो 10 साल मतलब थोड़े मनगढ़ंत झूठे भाजपा ने रखा था ना, अगर पार्टी तो खाते 15 लाख आता ना, मतलब मानते हैं कि 2014 की मोदी जी झूठ बोला। दूसरी बात, किसानों की आमदनी पर आज किसानों के परेशानी इतनी हो चुकी है। ये उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, सिलेंडर खाली पड़े हैं और उज्ज्वला योजना के नाम से कुछ चंद पूंजीपति को फायदा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये हमको आरोप भ्रष्टाचार करने का इलेक्ट्रोल बॉन्ड बता रहे हैं कि 6,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिए हैं और चंदा देने वाली है जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंजीनियर है, वो खरीदता है, उसके बाद 14,400 करोड़ ठेका उसको मिल जाता है। वो फ्यूचर जो लॉटरी कराने वाली कंपनी है वो उसमें खरीदता है। तो बहुत सारे बातें हैं। अरे कार्यक्रम तो भाजपा खाता नहीं दिख रहा है 4,000 करोड़ का, आप हम पर। ठीक है मैं इस पे ले लेता हूं जवाब। क्या अब अभय जी, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं। अभय जी अभय जी सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज अभय जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है अभय जी के आवाज को जरा ठीक करें, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन इसी बीच धनंजय जी फिर एक चीज ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है बीजेपी को भरपूर चंदा मिला हो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, लेकिन चंदा तो आपकी भी पार्टी को मिला और अभी तो एक केस चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई कर रहे हैं।